नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि मसले की और उसके अब तक के सफरनामे पर। किस तरीके से कानूनी तौर पर यह मसला शुरू हुआ, विवाद किस दशक में और कैसे सतह पर आया और उसके बाद कितने उतार चढ़ाव के बीच ये अपने मुकाम तक पहुंचा है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला सुनाया। और इसमें कई सारे पहलू हैं और इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक कानूनी पहलू और दूसरा पुरातात्विक पहलू। इन दोनों को समझेंगे कि इस पूरे सफरनामे में ये कितने अहम रहे हैं और किस तरीके से इनका रोल आखिरी जो फैसला आया उस पर नजर आया है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पी के मल्होत्रा सर, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे दूसरे बेहद खास मेहमान हैं बीएम पांडे साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एएसआई। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और तीसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं हितेश शंकर, एडिटर हैं 5 जन से। आपका बहुत स्वागत है हितेश। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ये दर्शकों के नज़रिए से और हम सब के लिए बहुत रोचक भी है और ये समझना अहम भी है जानकारी के लिहाज से कि असल में ये शुरुआत कब और कैसे होती है। कोई कहता है कि 40, कोई कहता है 50 के दशक में ये मामला सामने आता है, विवाद जन्म लेते हैं और इसके बाद फिर अदालतों की चौखट, सरकारों के नोटिफिकेशन और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी में। मैं शुरुआत जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ये मसला पब्लिक में आया। कविंद्र जी, अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं, जो अयोध्या के डिस्प्यूट है जो स्टार्ट हुआ, तो अगर हिस्ट्री में इसकी जाया जाए तो ये 1528 से शुरू होता है, जब जो पहले मुगल एम्परर थे बाबर, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और ये एक 3 डोम्ड मस्जिद थी जिसको मीर बाकी जो कमांडर थे मुगल एम्परर बाबर के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो निर्माण किया गया वहाँ पे एक्चुअली पहले एक टेम्पल एग्जिस्ट करता था। 1885 में, उसके मैं तुरंत बाद 1885 में आऊँगा, जब महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया, एक सूट मूव किया, जिसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद वहां कंस्ट्रक्ट की गई है जहां पे एक टेम्पल एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये प्ली उनकी जो थी वो उस समय कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन 1949 में, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा अगर मैं डिटेल में चला गया, तो 1949 में वहां पर ये पाया गया कि लॉर्ड राम की जो मूर्ति है वहां पाई गई और वो उसी जगह पे थी जहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1950 में गोपाल विशारद और रामचंद्र दास, उन्होंने फैजाबाद की कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करके कहा गया कि जो वहां पर मूर्ति राम की मिली है उस पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। ये इसको भी जो था ये बैटल चलती रही और 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक प्ली फाइल की जिसमें उन्होंने इस डिस्प्यूटेड साइट के पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट किया। 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, उन्होंने भी कोर्ट को मूव किया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। और 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को यहाँ पर वर्शिप करने की इजाज़त दी। मैं बहुत संक्षेप में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये मामला 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया और ये जो डिस्प्यूटेड साइट थे उसके टाइटल को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटस को का इसके ऊपर आदेश जारी किया। 1992 में कार सेवक ने जो था, जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनाई गई थी, उसको डिमोलिश कर दिया और उसके बाद में, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक लिब्राहन कमीशन अपॉइंट किया गया बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन को लेकर के कि इसके ऊपर जो है डेमोलिशन हुआ वो कैसे हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ, किसने किया, उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं,
उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लिब्रान कमीशन बहुत समय तक चलता रहा, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो लिटिगेशन इसमें वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हियरिंग शुरू की ऑन टाइटल डिस्प्यूट के ऊपर, जिसका फैसला 2010 में हाई कोर्ट ने दिया। और 2010 में जब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया तो उसने जो 2.77 एकड़ का लैंड था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसमें कहा कि एक हिस्सा जो है वो हिंदूज का, एक मुस्लिम्स को, एक निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा, और वो उसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सिविल सूट था, सिविल सूट जो था वो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइनल होता है, लेकिन क्योंकि ये सूट जो था वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, तो हाई कोर्ट ने सिविल सूट में अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इसके ऊपर आदेश पारित करके इस तरह का आदेश दिया, जिसके अगेंस्ट में सभी लोग अपील में गए, और वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक डिसीजन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच headed by the Chief Justice of India, the then Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi, he gave a decision with regard to the judgment, and उनका जो जजमेंट थे उसका मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे सामने एविडेंस आई है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने हमारे सामने एविडेंस प्रोड्यूस की है, उसके बेसिस पर हमें प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी पे जाना है, क्योंकि दोनों ओर से बाबरी मस्जिद की एग्जिस्टेंस के ऊपर और मंदिर की एग्जिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एविडेंस प्रोड्यूस की गई है। उस एविडेंस के ऊपर अगर हम जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मंदिर वहां एग्जिस्ट करता था, वो राम मंदिर था या शिव मंदिर था, इसके बारे में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर वहां मिले हैं वो मंदिर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, और उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। तो इसलिए मंदिर की एग्जिस्टेंस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई है, वो एविडेंस मंदिर के पक्ष में जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज करते हुए एक सिविल डिस्प्यूट में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ज्यादा एविडेंस मंदिर के फेवर में है, उन्होंने कहा कि यह मंदिर एग्जिस्ट करता था, इसलिए इसको हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और जमीन जो है वो हिंदू टेंपल को दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन किया गया वो भी ठीक नहीं था, तो उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि एडवर्स पोजेशन वाला जो आर्ग्यूमेंट था उनका, क्योंकि यहां मस्जिद एग्जिस्ट करती है तो एडवर्स पोजेशन है, एडवर्स पोजेशन की वजह से मस्जिद वहां होनी चाहिए, उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एडवर्स पोजेशन का आर्ग्यूमेंट वहां एक्सेप्ट किया जाता है जहां अनडिस्प्यूटेड टाइटल आपका रहा हो। यहां टाइटल का हमेशा से ही डिस्प्यूट रहा है, इसलिए सुप्रीम ने कहा कि वहां मस्जिद कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको अलग से एक 5 एकड़ की जमीन दे दी जाए, ताकि वो अलग से वहां पर एक अपनी मस्जिद जो है वो एस्टैब्लिश कर पाए। तो मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये बहुत ही एक लैंडमार्क डिसीजन है। अगर मीडिएशन प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता, या गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन लाया जाता, तो शायद एक डिस्प्यूट का फाइनल सेटलमेंट नहीं होता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया, उसके अंदर जब उन्होंने इसका टाइटल डिस्प्यूट सेटल कर दिया और एक क्लियर डिसीजन दे दिया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, मैं समझता हूं उसमें ये जो एक बहुत पुराना डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया, मंदिर बनने के लिए रास्ता खुल गया। मस्जिद जो टूटी थी, जिसको कहा गया कि गलत डिमोलिशन हुआ, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दूसरी साइट दे दी गई, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अयोध्या और उसके आसपास के एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इस डिस्प्यूट की वजह से नहीं हो पा रहा था, आज ये पोजीशन सेटल हो जाने की वजह से उस एरिया में मंदिर का भी निर्माण हो पाएगा, उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और जो एक बहुत पुरानी डिमांड थी उसके तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, वो सभी पक्षों को मान्य है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं समझता हूं इस तरह का लैंडमार्क डिसीजन जो इन एक्सरसाइज ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ अंडर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा एक लैंडमार्क जजमेंट है और डिस्प्यूट को जो है फाइनली सेटल करता है। ओके पांडे सर, क्योंकि अगर हम इस पूरे सफरनामे को देखें
जैसा कि कहा मल्होत्रा सर ने, और इसमें भूमिका एएसआई की बहुत इंपॉर्टेंट रही है इस मुकाम तक, इस फैसले को लाने में। किस तरीके से आपका अनुभव रहा है और जो तथ्य एएसआई के जरिए सामने आए 1950 से लेकर मैं कहूं कि 2019 तक, थोड़ा सा उसके बारे में चाहूं कि आप दर्शकों को बताएं। जहां तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमिका का सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने उत्खनन के द्वारा ये अकाट्य रूप से साबित कर दिया है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनने से पहले पुरातात्विक अवशेष थे, और उन अवशेषों की अगर तिथि क्रम के अनुसार देखा जाए तो लगभग ईसा पूर्व पहले सहस्त्राब्द से लेकर के, फर्स्ट मिलेनियम BCE से लेकर के ये 13वीं 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक बिल्कुल निरंतर के प्रमाण मिलते हैं, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये स्थल जो था ये पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा था। दूसरी बात, जब ये बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो उसकी मलबे से एक शिलालेख भी मिला था, जो कि हमारे जो एपिग्राफिस्ट हैं उन्होंने उसका अध्ययन किया, और ये स्पष्ट था कि उसमें, उस शिलालेख में ये वर्णन किया गया है कि यहाँ पर एक विष्णुहरि नाम का, विष्णुहरि के लिए एक मंदिर स्थापित किया गया था। ये तो रही शिलालेख की बात। इसके अलावा इससे पहले भी एक शिलालेख मिल चुका था, जो अभी फिलहाल लखनऊ संग्रहालय में किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब अपना उत्खनन शुरू किया तो आपको मैं ये बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो भी उत्खनन का या पुरातात्विक अध्ययन करते हैं, जो भी, इसलिए नहीं कि मैं उसमें रहा हूँ, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि वो लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं, और जब खुदाई की गई तो खुदाई में प्रमाण मिले। मैंने जैसा बताया कि बैकग्राउंड इसका कि ईसा पूर्व पहले सहस्त्राब्द से लेकर के ये लगभग 16वीं शताब्दी तक के अनवरत प्रमाण मिलते हैं पुरातात्विक अवशेषों के। लेकिन जब ये खुदाई हुई तो उसमें स्पष्ट रूप से कुछ स्तंभों के अवशेष मिले, जो कि निश्चित ही किसी बड़े भवन के हिस्सा रहे होंगे। बल्कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो शिलालेख का मैंने जिक्र किया है, उसके अतिरिक्त बाबरी मस्जिद ढांचे को जब गिराया गया था उसमें कुछ प्रणाल भी मिले थे, जो कि मंदिर के एक अभिन्न अंग होते हैं जो जल प्रवाह के लिए। तो इस प्रकार से अगर समग्र रूप में देखा जाए तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, ये स्पष्ट है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनने से पहले पुरातात्विक अवशेष रहे होंगे, और जो निश्चित रूप से एक देवालय के, जो कि शिलालेख से भी साबित होता है, और जो अन्य अवशेष मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है। हितेश, जिस तरीके से पुरातत्व विभाग के बारे में बताया कि क्या कुछ निकला और पांडे सर ने, मैं उसके अगले हिस्से में जाऊंगा, लेकिन इस बीच में एक और चीज़ जो मल्होत्रा साहब ने कही कि जब ऐतिहासिक तौर पर हम इस सफ़रनामे की शुरुआत करते हैं और देखते हैं, और ख़ास तौर पर 19वीं सदी में और ख़ास पर 40 और 50 के आसपास से ये विवाद ज़्यादा बड़ा होता या सतह पर आता दिखता है। किस तरीके से देखते हैं उस वक्त जो पत्राचार या फिर निर्देश, नोटिस सरकारों की ओर से प्रशासनिक अमले में, या फिर वहाँ पर जो अलग अलग गुट थे, संगठन थे, उनकी ओर से जो दावे थे, क्या वो बड़ी वजहें थी जिसके चलते ये विवाद ज़्यादा बड़ा हुआ, जिसको शायद वहाँ पर उस वक्त में अगर प्रयास बेहतर होते तो शायद उसे वहीं पर रोका जा सकता था? देखिए कविंद्र, आपने जो कहा है उसमें एक बात यह है कि ये विवाद कब से बड़ा हुआ। मेरा ये मानना है कि ये पीड़ा बहुत बड़ी पहले दिन से थी, क्योंकि आप ये देखिए, अब इस विवाद को, ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, चाहे न्यायालय में या चाहे जो संघर्ष हुए इस स्थान को वापस पाने के लिए, इसके 500 साल, अगले 8 साल बाद ये 500 साल हो जाएंगे। 1528 की बात है।
और आपने जो कहा कि ये मुद्दा बड़ा कब से बना, मुझे लगता है कि 1949 में 27 मार्च 1949 को जो नेहरू जी ने पत्र लिखा डिप्टी कमिश्नर अयोध्या को, वहां से ये मुद्दा बड़ा बनता है। प्रधानमंत्री जी से कुछ मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधिमंडल एक मिला और इस यहाँ का अपने अपने हक में चीजें होनी चाहिए इसका आग्रह किया। तो बिना उसकी पृष्ठभूमि में जाए कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसका इतना बड़ा इतिहास है, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिख दी। वहां पर के नायर उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि चाहे बल प्रयोग करना पड़े मगर आप ये हटा के और इस जगह खाली करवाइए। मुझे लगता है कि ये यहाँ से ये चीज सुलगनी शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि वहां से ये चिंगारी दोबारा से एक बात आ गई कि शायद राजसत्ता जैसे पहले थी वो आक्रांताओं की और लोगों को बांटने वाली जो बात थी, वही बात शायद इसके भी मन में, तो लोगों के मन में एक गांठ पड़ गई कि नहीं, ये तो लड़ाई हमें अपने बूते लड़नी पड़ेगी। फिर उसके आगे की संघर्ष की यात्रा है और एक डॉजियर और एक क्रोनोलॉजी हमें मल्होत्रा जी ने बताई है। मोटे तौर पर अगर कहें तो 500 साल की ये लड़ाई है, इसमें से 70 साल की लड़ाई ये कानूनी तौर पर लड़ी गई है और उस 70 साल में से 40 साल पहले जिला न्यायालय में लड़ी गई, उसके बाद 20 साल हाई कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद के 10 साल जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में हुए। सर्वोच्च न्यायालय में जो वहां पर 14 अपील इसमें लगी हैं, उनका भी आगे हम जिक्र करेंगे। मल्होत्रा सर, क्योंकि जब इस पूरे के पूरे केस को हम देखते हैं और बहुत ही क्रिटिकल व्यू पॉइंट मैं कहूँ, चाहे वो जिरह के दौरान सामने आए हों, चाहे वो तथ्यों के नज़रिए से आए हों या फिर जो इसके विरोध में दलीलें रही हों, लेकिन चाहे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फाइनल ऑर्डर, बेस जो है वो, क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो एएसआई ने तमाम तथ्य खंगाले जो निकाले, वो बेस रहा इस पूरे के पूरे सफरनामे के इत्श्री का वहां पे इस मुकाम तक पहुंचाने को लेकर, या कुछ और ऐसे फैक्ट हैं जो आपको लगता है कि पूरे के पूरे इसके 50 से लेकर 2019 नवंबर 2019 तक के सफर में वो ज्यादा अहम रहे? देखिए, जैसा कि दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने बताया, जहां तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात है, अगर उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट नहीं दी होती तो शायद तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेना मुश्किल होता। वो उनका एक बहुत ही अहम रोल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने प्ले किया। और ये रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं आई है, इस 3-4 बार इस तरह की रिपोर्ट आई है और 2003 में शायद पहली बार इसको डिटेल में जो था वो कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहाँ तक लीगल बैटल का सवाल है, यस, 1950 के बाद से जब गोपाल सिंह विशारद जी ने एक सिविल सूट फैजाबाद कोर्ट में फाइल किया था, वहां से ये लीगल बैटल ने ज्यादा तूल पकड़ा। और उस लीगल बैटल को सपोर्ट करने के लिए अगर हमारे सामने तथ्य नहीं होते तो शायद कोर्ट के लिए जिस तरह का उन्होंने डिसीजन दिया है वो देना भी थोड़ा मुश्किल होता। क्योंकि जो पहले जो लड़ाई हो रही थी वो लड़ाई थी फेथ की और रिलीजन की। लेकिन रिलीजन और फेथ को कानूनी दावपेच के अंदर ला करके, कानून के आधार पर, कानूनी आधारों पर ला करके डिसीजन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के जो बैलेंसिंग की है, मैं समझता हूं वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हालांकि अगर आप बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो मैं समझता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सारे विचारों को उन सारे तथ्यों को अपने विचाराधीन नहीं लिया और उसके उन सारे तर्कों को ठीक से नहीं लिया। और उन्होंने एक आसान तरीका ढूंढा कि 2.77 हेक्टेयर का जो लैंड है उसको तीनों में बराबर बांट दीजिए तो शायद सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन जो तथ्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनके सामने रखे, अगर वो उनको ध्यान से देखते तो शायद जो डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो डिसीजन हमारे पास 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आ जाता। लेकिन इसमें 10 साल इसलिए लगे क्योंकि और कानूनी बैटल को शायद हमारे और आगे बढ़ना था। मल्होत्रा सर, एक और छोटा सा पॉइंट मैं चाहूँगा, क्योंकि कुछ दर्शकों ने इससे जुड़ा एक सवाल भेजा कि अगर हम कानूनी सफ़रनामे को देखें और कानून तथ्यों पर आधारित होता है, ये मसला तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं और भक्ति से जुड़ा हुआ मसला था, धर्म के साथ जुड़ा हुआ मसला था। ऐसे में जो 80 या 70 के दशक में ज़िला कोर्ट, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगहों पर क्या बड़ा फर्क आपको लगता है कि जब कानूनी पहलुओं को जांचा परखा गया उसमें क्या ज्यादा लिया गया और किस हिस्से को कम?
आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और आई थिंक इस प्रश्न के उत्तर में मैं माननीय उस समय के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि बेंच को हेड कर रहे थे, उनका ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा, लॉ मस्ट स्टैंड अपार्ट ओवर पॉलिटिकल कंसिडरेशन, रिलीजन एंड बिलीफ्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो 1950 से लेकर 2020 तक 70 साल इस डिस्प्यूट को डिसाइड करने में लगे, उसका मेन कारण ही यही था कि हम जो थे पॉलिटिकल कंसिडरेशन या रिलीजन और बिलीफ को लेकर के हम शायद ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन जो उसका कानूनी पहलू है जिसके ऊपर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था, उसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद क्योंकि उस कानूनी पहलू को ज्यादा महत्व दिया गया एज कंपेयर टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन और रिलीजन एंड बिलीफ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक यूनेनिमस डिसीजन के ऊपर आ पाया और ये डिसीजन दे पाया। आप इस चीज में एक चीज और भी देखेंगे, कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी हो, इसलिए 5 जजेस की बेंच में, ऐसा शायद मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किस जज ने ये जजमेंट को ऑथर किया है, उसका नाम नहीं दिया गया। सभी जजेस का ये यूनेनिमस डिसीजन है। एक पर्टिकुलर जज जिन्होंने अपनी एडिशनल ऑब्जर्वेशन दी है, उनके नाम को भी जजमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया। कारण यही है क्योंकि उन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स को रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर रख के ये फैसला दिया है। तो मैं समझता हूं जो बैलेंसिंग एक्ट है, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ज्यादा यूज किया गया है, ना कि स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो एविडेंस के हैं या सीपीसी के हैं उसको फॉलो किया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस अच्छे नतीजे के ऊपर पहुंच पाई। हितेश, ये बहुत अहम हो जाता है, रोचक मैं कहूँ कि एक तरीके से किसी एक देश में, और जहाँ पर इतना बड़ा मसला और उसके मुकाम तक पहुँचने में फाइनल फैसला आने तक 70 साल का वक्त लग जाए आज के दौर में, और शायद इसके पीछे की तमाम वजहें या वो कारण क्या आप देखते हैं, और किस तरीके से इस 70 साल में क्या ये कहा जाए कि ये भी एक जो उम्मीद है वो नाउमीदी में बदलती दिखती है जब कोई मामला इतना लंबा अदालतों के चौखट पर रहता है, और वो भी इतना महत्वपूर्ण मसला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि न्यायालय की ओर से जो देरी मामला चलने के कारण हुई, उससे समाज में एक कड़वाहट, एक आक्रोश और एक असमंजस की स्थिति तो निश्चित ही पैदा हुई। और एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि एएसआई का जो भूमिका है वो इसमें एक नींव के पत्थर की तरह देखी जानी चाहिए, जिसने बुनियादी तौर पर चीजों को सामने रखा। मगर मेरा कहना है कि इससे पीछे भी थोड़ा सा जाना चाहिए। एएसआई ने ये काम किया तो एएसआई ने को निर्देशित किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अगर करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या था। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में नहीं बढ़ा था जब तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बताए कि वास्तव में यहाँ पर क्या था। ये सुप्रीम कोर्ट को इस देश को बताना चाहिए। तो मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि एक जो देश की कार्यपालिका है उसने न्यायपालिका को सही दिशा में प्रवृत्त करने का काम किया, वरना ये मामला काफी चल रहा था। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ, वास्तव में लड़ाई वो थी नहीं, विवाद वो था ही नहीं। वहां कहा कि अगर कुछ विवाद है तो इसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। ये बराबर बराबर बांटने की बात नहीं थी, सही और गलत की बात थी। आपको उस पर फैसला देना था, बराबर बराबर बांटने की बात नहीं थी। तो आगे चलकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन ली वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि तथ्य की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, साक्ष्य की बात करेंगे, और उसका आधार ये पुरातत्व सर्वेक्षण का जो पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षण था वो इसका आधार बना। इस पूरे प्रकरण में जो महत्व की बात है, जिसके कारण ये विवाद लंबा खिंचा या देरी हुई, समाज कभी भी अलग नहीं था। ये मंदिर लोगों को जोड़ सकता था, पूरे भारत को जोड़ सकता था। अगर हम ये 500 साल की लड़ाई की बात करें तो 1858 में, जब 1857 की जो स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी, उसके विफल होने के बाद मौलाना अमीर अली ने कहा कि इस संघर्ष में हम सब ने देखा कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़े हैं,
और ये बाबरी मस्जिद हम दोनों के बीच में ना इत्तेफाकी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। इसलिए इसे हमें अपने हिंदू भाइयों को लौटा देना चाहिए। अंग्रेजों को लगा कि अगर ये पूरा समाज एक हो गया तो हम स्थिर कैसे रहेंगे, तो 1858 में मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के महंत रामचरण दास दोनों को अयोध्या में कुबेर टीला पर फांसी दी गई। यानी ये एकता की चीज थी, राजनीति ने बांटा। आगे चलकर किस तरीके से बांटा ये हमने न्यायालयों में देखा है। राजनीति का वर्गीकरण कैसे समाज को बांटने की बात करता है, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस प्रकरण के लंबे खिंचने में हमने वही देखा है, बांटो और राज करो। उस राजनीति पर भी एक हथौड़ा ये निर्णय था। और ये मंदिर बनने के बाद मुझे लगता है समाज के जुड़ने की, आपस में प्रेम की, समन्वय की एक राह बनने वाली है। एक आखिरी सवाल सर, रानी सर, क्योंकि ये एक जिज्ञासा रहती है और मेरे जहन में भी है और दर्शकों के पास भी होगी कि जब कोर्ट में मामला था और कि इसमें क्या है, मंदिर था, मस्जिद था, क्या रहा था, एएसआई को कब इस तरह के इन्वॉल्वमेंट के लिए कहा गया और क्या ये बहुत देरी के साथ कहा गया? हालांकि मामला जब जिला कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा, उस दरमियान भी क्या एएसआई की इस तरह की एएसआई से डिमांड की गई, इस तरह की कोई मांग थी कि आप इस पर कोई रिपोर्ट सबमिट करें या कोई आपके पास तथ्य हैं वो आप सबमिट करें? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस झगड़े के संदर्भ में एएसआई से मेरे ख्याल में कोई सूचना नहीं ली गई। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक आर्कियोलॉजी ऑफ द रामायण प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था, जिसके अंतर्गत जितने भी रामायण से संबंधित स्थल हैं उनका अन्वेषण और उत्खनन की भी योजना थी, और जिसके तहत श्रृंगवेरपुर में उत्खनन हुआ, जैसा कि आपने सुना होगा। ओके। तो और इसी प्रकार से भारद्वाज आश्रम में भी कुछ किया था, और ये एक प्रक्रिया थी जो काफ़ी समय से चली आ रही थी। लेकिन उस स्थल पर जहाँ पर वो बाबरी मस्जिद थी, उत्खनन विशेष रूप से करवाने का कार्य कोर्ट के आदेश के बाद ही किया गया। ओके, मल्होत्रा सर, एक आखिरी कमेंट आपका। या कवित्र जी, जो प्रश्न आपने अभी उठाया उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक सिविल सूट था जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड करना था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो ये मैटर हाई कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया और सिविल सूट पहली बारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट पहली अपील सुन रही थी इसके अगेंस्ट में। जब ये सिविल सूट हाई कोर्ट डिसाइड कर रही थी तो मेरी जानकारी के हिसाब से 2003 में हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके लिए कहा कि आप इसके बारे में अपनी रिपोर्ट हमें पेश करें, मीनिंग देयर बाय कि एक एक्सपर्ट रिपोर्ट मांगी गई। अदरवाइज जो दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने होती हैं, सिविल सूट में उन पार्टीज का काम होता है कि वो अपने तथ्यों को प्रोड्यूस करें इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम विच दे आर मेकिंग। क्योंकि उस क्लेम के बेसिस पे एक डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो 2003 में हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट मांगी एज एन एक्सपर्ट, और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इन्वॉल्वमेंट जो था वो थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, और जो इस निर्णय का अल्टीमेटली आधार भी बना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, कानूनी पहलू हैं, कानूनी सफरनामा है और एएसआई के जरिए जो चीज़ें सामने आई उनको हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।